देखिए, हम आपसे कह रहे हैं बार बार परेशान करना बंद करिए। अब हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करते हैं। नौकरी छोड़ दी तो क्या हो गया, जान तो हो मेरी, आओ ना। हम आपसे कह रहे हैं हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है। मेरा तो है। अच्छा ये बताओ, तुम आ रही हो कि फिर मैं आऊँ? बोलो। देखिए, हमारा पीछा छोड़ दीजिए वरना हम छोड़ेंगे नहीं आपको। कमीना, हर वक्त आग लगी रहती है। हेलो, यहाँ ये कुत्ता हर रोज तुम्हारी जोई को नोचता है और तुम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो, कुछ नहीं करो। इस बूढ़े का तुम कुछ करोगे क्या मैं ही कुछ करूँ? May I come in, sir? अरे रीमा, आओ आओ हाँ, बैठो। Thank you, sir. तो कुछ काम की बात कर लेते हैं, आई मीन टारगेट फिक्स कर लेते हैं। Okay, sir. ये है तुम्हारा टारगेट। क्यों, कम है? बताओ, बढ़ा दें? भाई तरक्की करनी है, ऊपर जाना है तो परफॉर्मेंस तो देनी होगी। अब इसके ऊपर जाने का इंतजाम मुझे करना ही पड़ेगा। साला ठगी पुट्ठा। प्लीज स्टॉप इट सर, अब शादीशुदा हूँ मैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऐश करेंगे हम और बिल फटेगा तुम्हारे पति के नाम का। अरे कहाँ जा रही है तू? मेरे पति को अगर पता चला ना तो वो खून कर देगा तुम्हारा। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मसाज, अपनी कंपनी का नया मसाज वाला है ना, ट्राई कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है पायल? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? सर, हम ऑफिस में। तो क्या हो गया, मेरा ऑफिस है, मेरा के बिना कोई नहीं आएगा यहाँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जूही। सर अंदर है? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैडम जी। मैडम जी, आप बताई होती तो आपको लेने नीचे आ जाते। सर, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। शंकर। जी मैडम जी। जी मैडम जी, वो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यू क्या कर रही हो? स्टाफ नहीं है? अच्छा, तो तुम क्या कर रहे थे स्टाफ के साथ? तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा। जब बीच चौराहे पे खड़ा करके तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालूंगी ना, तब समझोगे। शरीर में जितनी गर्मी है सब निकल जाएगी। और तुम, अगर तुम्हारी जवानी इतना ही जोर मारी है तो चौक पे क्यों नहीं जाके बैठ जाती? गेट आउट, आउट नाउ। अगर अभी भी नहीं सुधरे ना तो तुम्हारी जवानी जो बहुत फड़क रही है उसे काट के फेंक दूंगी। आ गए दीदी, आप कैसे हो? आप दीदी कैसा रहा आज का दिन? ठीक था। आ गई पायल? पायल, क्या हुआ बेटा? मम्मी आज ऑफिस में बॉस की वाइफ ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ऐसा है तो छोड़ दे नौकरी, दूसरी नौकरी ढूंढ ले।
ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दूं मम्मी? दूसरी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। और कौन सी कंपनी मुझे इतनी अच्छी सैलरी पे नौकरी देगी? कौन सी मुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है या कोई मैनेजमेंट कोर्स किया है जो किसी कंपनी में मैनेजर बनने के सपने देखूं? और मम्मी अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई का क्या होगा? घर के खर्चे कैसे चलेंगे? और तुम ही बताओ मम्मी, कौन सी कंपनी का बॉस ऐसी हरकतें नहीं करता? मेरी सारी सहेलियां रोजी, मीना, टीना सब इसी तरह की हरकतों की बातें करती हैं। उन सबके भी ऐसे ही हालात हैं। मैंने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया है। बस बेटा बस, शांत हो जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। मम्मी, चकना भी तैयार रखना, वो आता ही होगा। आज सारे देश में अक्सर महिलाओं को कामकाज के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन हमारे सभ्य समाज में कुछ असभ्य लोग ऐसे भी हैं जो अपने रुतबे, अपनी बड़ी पोजीशन के बल पर अपनी सहकर्मी महिलाओं का फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं। शहर हो या गांव, सड़क हो या दफ्तर, महिलाएं ऐसे असभ्य लोगों से कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। हमारा आज का केस भी ऐसी ही पीड़ित महिलाओं का है जिनका शोषण किया जा रहा था। पायल, तेरे सर आए हैं। कैसी है तू? हैं? खेलो खेलो, शाबाश खेलो। कब तक चलता रहेगा ये सब? जब तक हमें आनंद आता रहेगा तब तक। आज पूरे ऑफिस के सामने आपकी बीवी ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। बैठो बैठो यार। अरे वो पागल औरत है, उसकी बातों को सीरियसली क्यों लेती हो? अच्छा चलो, उसकी इस बेहुदा हरकत के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ओके? अरे यार, उस औरत के चक्कर में तुम हमारी शाम क्यों खराब कर रही हो? अच्छा सर, वो आखिरी दिन था जब सर घर आए थे। उसके बाद ना तो वो आए और ना ही उनका फोन। मैंने 1-2 बार उनका फोन ट्राई किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कमाल है, तुम्हें भी बताकर नहीं गए? तुम्हें तो बताकर जाना चाहिए था। सर, मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ जो कहीं भी जाने से पहले वो मुझे बताकर जाए। रघु सर, प्रकाश के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो और पता लगाओ कि उसका आखिरी लोकेशन क्या था। यस सर। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? नहीं सर, पहले कभी बिना बताए इतने दिनों के लिए नहीं गए। उनका किसी से कोई झगड़ा, दुश्मनी वगैरह? नहीं सर। सर, ये कुछ अश्लील किताबें, ड्रॉर से ये ब्लू फिल्म की सीडीज और ये कुछ कॉन्डम्स मिले हैं सर। ऑफिस में कॉन्डम्स? सर, डेस्क से कॉन्डम मिले हैं। किसकी डेस्क है? इन रीमा जी की। सर, आपने प्रकाश सर के अकाउंट की डिटेल्स मांगी थी, वो इसमें है। इसमें लास्ट ट्रांजैक्शन 25 मई को किया गया है 45,000 का। हाँ सर, उस दिन रात को सर ने 90,000 2 अलग अलग अकाउंट से निकाले थे। और सर अक्सर ऐसे पैसे निकालते ही रहते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? सर, बड़े लोग हैं तो उनके शौक भी बड़े ही रहेंगे ना। रघु सर, इस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकालो और चेक करो। सर की एक बात तो थी, सर की ना तो मेम साहब से बनती थी और ना तो छोटे साहब से। आए दिन कचकच होती रहती थी। तो आपने अपने पति को धमकी दी थी? धमकी नहीं, उसे तो तुम चुप रहो। पति के नाम पे कलंक थे वो, दुनिया भर में मुंह मारते फिरते थे। उन्होंने घर को कभी घर समझा ही नहीं, बीवी के रहते दूसरी औरतों के पीछे भागते रहे। तो क्या आरती उतारती उनकी? मैं तो चाहता हूँ कभी वो वापस ही ना आए, मुक्ति मिले हमें। तो फिर मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखाई? इन्हें पूछिए, इन्होंने लिखवाई है। और क्या करती मैं? आप ढूंढ दीजिए, अपनी कंपनी और तलाक दोनों ले लूंगी उनसे।
सर कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिया, सभी से पूछताछ कर ली, लेकिन कहीं भी कुछ नया नहीं मिला। सर कहीं यही नहीं, माँ बेटे का तो खेल नहीं। हो सकता है संगीता हर्बल शिखा के पिता की कंपनी है जो उसे विरासत में मिली, और प्रकाश ने एक बार वो कंपनी अपने नाम करवा ली, उसके बाद बीवी को कौन पूछता है? उसका बेटा उदय भी उसके साथ काम करता था, लेकिन जब उदय ने विरोध किया तो प्रकाश ने उदय को कंपनी से निकाल दिया। प्रकाश के इर्द गिर्द जितनी भी लड़कियां और औरतें थी उसने शोषण तो सभी का किया है, और अब वो गायब है। इसलिए शक सभी पर जाता है, लेकिन सबूत किसी के भी खिलाफ नहीं है। और ये जब से गायब है तब से ना तो कोई फिरौती का कॉल आया है, ना ही कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ है, और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ। देखिए मुझे तो लगता है कि इसका खेल खत्म हो गया। अरे ये तो किसी आदमी का कान है। ए इधर आओ इधर आओ, अरे यहाँ पर देखो कान पड़ा है। किसने देखा है कान? साहब मैंने। किसी ने हाथ तो नहीं लगा? नहीं सर, ना मैंने छुआ ना किसी को छूने दिया। गुड, थोड़ा पीछे बच्चे तुम लोग। आइए सर, देखिए ये है। सर यहाँ नाक पड़ी है। सर यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। सर किसी प्रकाश यादव का नाम है और संगीता हर्बल्स का एड्रेस लिखा हुआ है, और डेबिट कार्ड पर भी प्रकाश यादव है। सर कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट हमें थाना हजरतगंज से आई थी? हेलो इंस्पेक्टर रवि, मैं इंस्पेक्टर मोहन कुमार बोल रहा हूँ, बछरवा थाने से। हमें एक डेड बॉडी मिली है प्रकाश यादव नाम की, जिसकी कंडीशन बहुत खराब है। इसे देखकर लगता है इसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। प्रकाश यादव की लाश का कटे हुए लिंग के साथ मिलना साफ लगता है किसी ने बदला लिया है, अपनी भड़ास निकाली। हो ना हो इस कत्ल के पीछे वजह सेक्स है। तुम एक काम करो, प्रकाश यादव जिन जिन लड़कियों से रेगुलर टच में था उनसे बात करो। सर मैंने प्रकाश यादव के डेबिट कार्ड रिकॉर्ड चेक किए, हमें यह पता चला है कि कत्ल की रात उसने एमजे वाइन शॉप से शराब खरीदी थी। ये देखिए सर। प्रकाश साहब को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ सर मैं, वो तो हमारे पुराने कस्टमर थे। अच्छा आप जरा सोचकर बताना, उस दिन प्रकाश के साथ कार में कोई था या फिर वो अकेला था? ले लीजिए। चल रमेश, चलता हूँ। ठीक है प्रकाश भाई। हाँ सर था तो। कौन? वो तो नहीं पता सर, क्योंकि बहुत दूर था और उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया सर मैं। महिलाओं का शारीरिक शोषण एक घिनौना जुर्म है और बहुत कम ही खुलकर सामने आता है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बढ़ने वाले हाथ से ज्यादा अपने ऊपर उठने वाले सवालों की फिक्र होती है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाना प्रकाश यादव जैसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस ने जब गुत्थियों को खोलना शुरू किया तो पता चला कि प्रकाश यादव ने अपनी हवस को मिटाने के लिए कई महिलाओं का शारीरिक शोषण किया था। फेहरिस्त काफी लंबी थी, लेकिन पुलिस ने उन पीड़ित महिलाओं से छानबीन शुरू की। रीवा तुम 25 मई की रात को कहां पर थी? 25 मई की रात को मैं एक पार्टी में गई थी, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने उसे मारा है? हो भी सकता है। देखिए सर, मैंने प्रकाश यादव का मर्डर नहीं किया है। हाँ, मैं उसे मारना जरूर चाहती थी, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम उसे मारना चाहती थी? क्यों? मैं क्या, आप जाके किसी भी लड़की से पूछिए, उसका जवाब यही होगा। मेरी जगह कोई और भी लड़की होगी तो वो यही कहेगी। यूज करके फेंक दिया उस आदमी ने मुझे। शुरू शुरू में बहुत तारीफ करता था मेरी, मुझे लगा मेरे काम से खुश है, मगर नहीं, बात कुछ और थी। एक बार वो मुझे बाहर एक कॉन्फ्रेंस में लेकर गया। कॉन्फ्रेंस के बाद हम होटल के बार में बैठे थे।
यू सर। वेलकम। जूस पीते ही मेरा सर चकराने लगा, अजीब सा लगने लगा। प्रेमा, क्या हुआ? सर बहुत चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो ना तुम? हाँ, तुम रेस्ट करो थोड़ा। आ जाओ, कम उठो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मुझे छोड़ने के बहाने वो मुझे होटल के कमरे में ले गया। मैं बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। प्रेमा, क्या हुआ? हाँ? सर बहुत चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो ना तुम? हाँ, तुम रेस्ट करो थोड़ा। आ जाओ, कम उठो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मुझे छोड़ने के बहाने वो मुझे होटल के कमरे में ले गया। मैं बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी और मौके का फायदा उठाकर उसने मेरे साथ रेप किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरी न्यूड वीडियो भी बनाई। मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। एक दिन जब मैं उसके केबिन में मीटिंग कर रही थी, लखनऊ में 1020, इलाहाबाद में 500, बनारस में 400 और चंडीगढ़ में 1280। सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ सर। तो मैंने कब कहा कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो? तुम तो बहुत अलग किस्म की लड़की हो। हाँ? देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें कितनी अलग लग रही हो। क्यों, पसंद आई ना? अब बताओ, मेरा ख्याल रखोगी या नहीं? बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। उस दिन के बाद से हमेशा उसने अपनी मनमानी की। उसने मुझे पैसे दिए, आउट ऑफ टर्न जाकर प्रमोशन भी दिया, एक सेकेंड हैंड कार भी दी थी। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते थे, लट्टू थे मुझ पर। और पायल के आने के बाद उन्होंने मुझे मक्खी की तरह निकाल फेंका। पर्क्स वगैरह जो मुझे मिलते थे वो सब काट दिया और उस पायल को दे दिए। दिग्विजय, पायल को बुलवाओ। इसने हमें सारी बातें नहीं बताई। यस सर। चालाक मुजरिम अक्सर पुलिस को गुमराह करने के लिए शक की सुई किसी और की तरफ घुमाने की कोशिश करता है, पर एक मिनट के लिए सारी बातें भूल करके बेसिक्स की तरफ चलते हैं। ये बताओ, प्रकाश यादव की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? उसकी बीवी और उसके बेटे को। करेक्ट। इस उदय को उठाओ, टटोलते हैं। सर कुछ पता चला? नहीं चला है तो चल जाएगा, इसलिए तुझे यहां बुलाया। कत्ल वाले दिन ऑफिस के पार्किंग लॉट में तू 2 घंटे किसी का इंतजार कर रहा था, और जैसे तेरे बाप की गाड़ी निकली तू उसके पीछे हो लियो। सीसीटीवी फुटेज में सब कंफर्म हो गया है। नहीं सर, वो ऐसे सर, तेरे बाप की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुझे ही होने वाला था। सच सच कबूल कर ले, नहीं तो इतना कूटेंगे कि तेरी हड्डियां जुर्म कबूलेंगी तेरा। बहुत देखिए सर, मैं मानता हूँ उस दिन मैं अपने पापा को मारने के इरादे से ही गया था, लेकिन फिर मेरी गर्लफ्रेंड राशि के साथ मेरी बात हुई और उसके साथ बात करने के बाद मैंने सोचा कि ये आदमी तो मारने के लायक भी नहीं है। झूठ बोलने में पीएचडी हासिल की है साले ने। सच बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ, वो आदमी बाप कहलाने के लायक नहीं था। एक नंबर का गिरा हुआ आदमी था। उसने मेरी माँ की जरा भी कदर नहीं की। दिन ब दिन उसकी हरकतें घिनौनी होते जा रही थी सर। एक दिन तो हद ही कर दी उन्होंने, लड़कियों को घर लाना शुरू कर दिया अपनी अय्याशी के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या बदतमीजी चल रही है? बेशरम लड़की, ये मेरा घर है, कोठा नहीं। चल। मुझे क्या बोल रही हो? अपने पति को संभालो, जबरदस्ती लेकर आए मुझे, समझी? मेरे ही बेडरूम में खड़े होके मेरे ही पति के साथ रंगलियां मनाती है और इतनी बेशर्मी नहीं। चुप! मुझे रोकेगी? इसे बाहर निकालेंगे। क्या कर रहे हो? हाथ उठा दो। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम। छोड़ूंगा नहीं। नहीं होते बेटा, नहीं बेटा, नहीं। हाथ मत उठाना, समझे? जी तो चाह रहा था मैं उसे उसी वक्त मार दूं,
बुड्ढे ने सारी हदें पार कर दी थी सर, और मैं अपनी माँ की दुर्दशा देख नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग हट गया था। 3 दिन से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सर आई वॉज एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल। मैं उसे मारने ही जा रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड राशि ने मुझे रोक लिया, वरना मेरे ही हाथों नरक जाता बुड्ढा। तो तूने नहीं मारा? नहीं। मरवाया? किसको दी सुपारी? नहीं सर, मैंने कोई सुपारी वुपारी नहीं दी। मैंने किसी को नहीं मरवाया। इनफैक्ट उस दिन मैंने उनको ज्यादा देर तक फॉलो भी नहीं किया था। वो कंकरिया टोल बूथ से आगे जाकर मैंने यू टर्न ले लिया था। मैं बहुत डिस्टर्ब था और मेरा मूड ठीक करने के लिए राशि मुझे अपने साथ फिल्म देखने ले गई। सर आप चाहे तो राशि से पूछ सकते हो। कंफर्म करो। सर पायल को ले आए। पायल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम प्रकाश की मौत के बाद खुश हो या दुखी? दुखी हूँ सर। लेकिन दुख तो तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों के बीच ये सब कैसे शुरू हुआ? सर जब मैंने ये जॉब ज्वाइन किया मैं बहुत खुश थी। प्रकाश सर से मिलने के बाद ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरी हर चीज से खुश थे, मेरे काम की बहुत तारीफ करते थे। कंपनी ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं था सर। प्रकाश सर भेड़ की खाल में भेड़िया थे। एक दिन मुझे एक पार्टी में लेकर गए। मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया उन्होंने। मैं बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उन्होंने मेरी एक वीडियो बना ली थी। तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की उस वक्त? कैसी कंप्लेंट सर? एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली से। प्रकाश जैसे लोगों के सामने हम लोग कैसे टिक पाते? पापा नहीं है हमारे, 2 छोटी बहनें हैं, मम्मी है। उन सबकी जिम्मेदारी, घर का सब ध्यान रखना, सब कुछ मैं ही करती हूँ। डर गई थी अगर मुझे कुछ हो गया तो उनको कौन संभालेगा। सर मजबूरी थी, इसलिए झुकती चली गई। और जब पानी सर से ऊपर चला गया तो तुमने फैसला किया कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तो फिर सही क्या है? सर फोन रिकॉर्ड के हिसाब से रीमा का फोन उसी इलाके में था जहां से हमें प्रकाश की लाश मिली। मैंने उसे थाने बुला लिया सर। कहीं तुमने रीमा के साथ मिलकर कोई चक्कर तो नहीं चलाया? नहीं सर, जब से हम सर के करीब हुए थे तब से रीमा हमारे नाम से भी नफरत करती थी। ये रीमा के प्रकाश के साथ कैसे संबंध है? सर पहले तो सब कुछ ठीक था, बाद में सब गड़बड़ा गया। इसमें रीमा की कोई गलती नहीं थी। वो तो ये जॉब छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन सर नहीं चाहते थे कि वो जॉब छोड़कर जाए। बुड्ढे ने तुम्हारे पर्स काटे तो तुमने उसका लिंक काट दिया? नहीं सर, ये सब झूठ है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि 25 मई की रात तुम उसी इलाके में थी जहां प्रकाश की लाश मिली। 25 मई की रात को मैं एक पार्टी में गई थी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। किसकी पार्टी? सर मैं अपने बॉयफ्रेंड नितिन के साथ गई थी, वो मुझे वहां लेकर गया था। देखिए पता करो उस नितिन का। सर एटीएम की सीसीटीवी फुटेज आ गई सर। कौन है ये और ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने पैसे तो निकाले नहीं? नहीं सर। ये तो देवेंद्र है। तुम जानते हो उसे? हाँ सर, हमारे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कहाँ मिलेगा? सर वो तो पता नहीं। इसका नंबर और एड्रेस दो। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मर्डर के पीछे वजह कुछ और है, और हमें गुमराह करने के लिए उस आदमी का लिंक काट दिया गया था ताकि हमें ऐसे लगे कि इसके पीछे कोई लड़की हो। सर वरना एक अकेली लड़की किसी आदमी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है? पॉइंट है, बस ये देवेंद्र एक बार सही खांचे में फिट हो जाए फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देवेंद्र बड़ी जल्दी में लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम से जा रहा है। एक मिनट इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम उस दिन वहां क्या कर रहे थे? जी बस पैसे निकालने गया था। प्रकाश यादव जहां से पैसा निकालता है तुम भी वहीं से निकालते हो? सर वो एटीएम मेरे घर के पास से ही है तो इसलिए गया था। पर तूने उस दिन पैसे तो निकाले नहीं? सर वो उस दिन प्रकाश जी से अचानक मुलाकात हो गई तो बातों बातों में रह गया तो इसलिए भूल गया था सर। ये बताओ प्रकाश यादव के साथ कोई और भी था? जी नहीं। तो इतने परेशान क्यों दिख रहे थे? सर मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मतलब जैसे वो हमेशा होते वैसे ही थे, बस जरा सी पी रखी थी। क्या बात हुई उनसे? कुछ नहीं सर, बस इधर उधर की बातें, क्या चल रहा है वगैरह।
प्रकाश जी ज़रा रंगीन मिजाज आदमी है ना सर, तो कह रहे थे कि ऑफिस की एक नई फीमेल स्टाफ चाहिए। तो तुमने क्या कहा? मैंने ये कहा सर ढूंढ के बताता हूँ आपको। बिना बताए शहर से बाहर मत जाना। हाँ रघु बोलो। सर मैं उदय की गर्लफ्रेंड राशि के घर के बाहर खड़ा हूँ। उसके पिता ने कंफर्म किया है कि उस रात उदय राशि के साथ फिल्म देखने गया था। सर, रीमा के बॉयफ्रेंड नितिन गोठाला है, आपके कैबिन में बैठा है। हेलो सर। नितिन, तुम 25 मई की शाम अपनी गर्लफ्रेंड रीमा के साथ कहां पर थे? मैं और रीमा उस दिन सर हमारे एक दोस्त के घर में पार्टी थी, बस वहीं गए थे। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सवाल नहीं, दोस्त का नाम? सर साकेत वर्मा। इस दोस्त का नाम और एड्रेस लो और पता करो। और उस पार्टी में कुछ और लोग भी आएंगे जो इसको जानते हो, उनसे भी चेक करो। जी। नंबर 2। लखनऊ के प्रकाश यादव की लिंक काटकर की गई हत्या पुलिस के लिए भूल भुलैया बनी हुई थी। पुलिस ने रीमा, पायल, उदय सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी के खिलाफ उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। इनफैक्ट पुलिस को इस केस का सिरा नहीं मिल पा रहा था। इस केस में अब तक जो एक चीज मिसिंग थी वो थी प्रकाश यादव की कार, जो अब तक पुलिस को नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। उस दिन अगर प्रकाश के साथ कोई था तो उसे उस एटीएम पर भी होना चाहिए था, क्योंकि शराब खरीदने के लगभग आधे घंटे बाद ही प्रकाश ने 90,000 रुपए निकाले थे। पर देवेंद्र ने हमें बताया कि उस दिन प्रकाश के साथ वहां कोई नहीं था। वही तो, मुझे लग रहा है ये देवेंद्र झूठ बोल रहा है। तुम एक काम करो, प्रकाश के गायब होने से लेके अब तक के यानी पिछले 7 दिनों के बैंक रिकॉर्ड्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो इस देवेंद्र के। सर, देवेंद्र की इस बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक उसने पिछले 7 दिनों में कोई अमाउंट नहीं निकाली है। देखो जी, लोग एटीएम इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, और देवेंद्र भी उस दिन पैसे निकालने के लिए गया। चलो माना उस दिन वो भूल गया, लेकिन अगली 7 दिनों तक उसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ी अजीब सी बात। सर, क्या ये हो सकता है कि उसी ने प्रकाश को मारकर उसके सारे पैसे चुरा लिए हों? हो सकता है। उसके कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो। सर, मर्डर के वक्त देवेंद्र उस इलाके में नहीं था, पर हाँ उस दिन प्रकाश की बात देवेंद्र से जरूर हुई थी। और एक बात सर, देवेंद्र का फोन मर्डर के वक्त स्विच ऑफ था सर। साहब, वो आप चोरी हुई वाली गाड़ी ढूंढे थे ना, वो मिल गई है, लेकिन टुकड़ों में। गाड़ी भी टुकड़ों में और मालिक भी। सलाम साहब। आई साहब। अरे राजू भाई। हाँ, ये साहब आए हैं। सलाम साहब। सलाम साहब। वो साहब को गाड़ी के पास दिखाओ। हाँ, आइए साहब, आइए। ये वो इंजन साहब। नंबर बताओ। नंबर साहब ये रहा, एक सेकंड, ये रहा साहब, 31E 44215। यही है। सर, नंबर मैच करता है। इंजन प्रकाश की कार की है। ये कार तुम्हें किसने भेजी? ये साहब माखनलाल तिवारी और बेली प्रसाद सर, आजाद नगर साहब, इन लोगों ने बेचा था साहब। मैं देखता हूँ। पुलिस अरे क्या साहब, बताइए ना साहब। तुम दोनों ने प्रकाश यादव की कार कहां से चुराई? वो 2 दिन से एक ही जगह पे खड़ी थी साहब, तो हमने उसे उठाकर बेच दिया, उसके बॉडी पार्ट बेच दिए बस। तू बता सर, कहां से तेरी गाड़ी? वो रास्ते में खड़ी मिली थी सर, और हमने उठाकर उसके पुर्जे पुर्जे बेच दिया सर। हम सच बोल रहे सर। आज तक हमको गाड़ी खड़ी नहीं मिली, तुम दोनों को मिल गई। सब बताता हूँ साहब, वो कार दरअसल हमें रीमा जी ने दी थी ठिकाने लगाने के लिए, हमने लालच में आके उसे बेच दिया साहब। रीमा जी ने? हाँ साहब, रीमा जी। अब तुम दोनों सीधे सीधे अपना जुर्म कबूल करते हो या फिर हमें कोई दूसरे पैंतरे आजमाने पड़ेंगे? सर हमने कोई जुर्म नहीं किया है, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये नौटंकी बंद करो और सच सच बताओ। तुमने जिस आदमी को प्रकाश यादव की गाड़ी को ठिकाने लगाने दिया था वो अब हमारी हिरासत में। मेरे पास सर की गाड़ी कहां से आएगी? देखिए, उन दोनों को लेके आओ। सर, अभी मालूम पड़ेगा। बताओ इन्हें कि इन्होंने तुमको गाड़ी कहां दी थी, बोलो। साहब, जिन्होंने चाबी दी थी ये वो मैडम नहीं है साहब। ये वो मैडम नहीं है?
नाम क्या बताया था तुमने? रीमा। तो यही तो रीमा है। नहीं साहब, ये वो रीमा नहीं है साहब। एक मिनट, देखिए साहब, ये देखिए साहब, इस नंबर पर फोन लगाया था, रीमा जी से बात की थी साहब। ये देख लीजिए साहब, हम झूठ नहीं बोले साहब। रीमा का नाम आने के बाद पुलिस को लगा कि एक केस सॉल्व हो गया है, लेकिन कहानी ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया था। अब पुलिस की सारी उम्मीदें टिकी थी एक मोबाइल फोन नंबर पर। सर ये नंबर स्विच ऑफ है। सर मैंने बेनी प्रसाद और माखन लाल के फोन रिकॉर्ड चेक किए। ये दोनों की सेल फोन लोकेशन उस जगह पे थी जहां हमें प्रकाश की बॉडी मिली। लेकिन इससे ये बात तो साबित नहीं होती ना कि इस मर्डर में इन दोनों का हाथ है। लेकिन सर उस दिन इन दोनों के नंबर इस नंबर से कांस्टेंट टच में थे। मुझे डाउट हुआ तो मैंने देवेंद्र का डेटा भी टैली किया, वो भी इसी नंबर से रेगुलर टच में था। सर पता करो कि ये नंबर किसका है। सर पायल कहाँ है? क्या बात है साहब? मैंने पूछा पायल कहाँ है? वो तो गई। कहाँ गई? कानपुर गई है, उसे नई जॉब मिल गई है। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? घर की तलाशी लो। घर में ऐसे कैसे आ सकते हैं आप लोग? सुनिए, ये लोग घर में। मम्मा, नहीं कुछ नहीं होगा, तुम लोग डरो नहीं, मैं देखती हूँ। साहब, आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं? ये पायल के कमरे की तलाशी क्यों ले रहे हैं? क्या चाहिए आप लोगों को? सर ये मोबाइल अलमारी में छुपा के रखा था। ये तो वही नंबर है जिसकी हमें तलाश है। इसकी पूरी फोन बुक में सिर्फ एक ही नंबर सेव है, देवेंद्र का। इसका मतलब हाँ देख विजय। सर ये देवेंद्र गायब है, उसके घर वालों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। उसका फोन ट्रैक करो, देवेंद्र को पकड़ना बहुत जरूरी है। पायल भी उसी के साथ होगी। जी सर। आप देवेंद्र को जानती हैं? पायल उससे कहाँ मिली? ऑफिस में। वो नौकरी के लिए आया था, बड़ा ही नर्वस था। पायल उसे मिली तो पायल ने उसका हौसला बढ़ाया। उसके बाद दोनों मिलने लगे और जल्दी ही एक दूसरे को चाहने लगे। लड़का अच्छा था, घर आता, घंटों बातें करता, सबको हंसाता। मुझे लगा चलो पायल की जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी, उस बुढ़े से छुटकारा तो मिल जाएगा। पर एक दिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा दोस्त है। दोस्त है तो घर से बाहर रखा करो इसे। चल निकल यहाँ से, चल। मेरे टुकड़ों पे पड़ के मुझसे दगाबाजी, खबरदार आइंदा यहाँ पे दिखाई दिया तो चल निकल। गप सर, लेकिन चल चल यहाँ से। इसे यहाँ मत बुलाया करो। हैं? चलो आ जाओ आ जाओ। वो तो पीछे ही पड़ गया था साहब उन दोनों के, चैन से जीने नहीं दे रहा था। अच्छा हुआ मर गया। सर ये लोग उत्तम नगर से होते हुए लखनऊ से बाहर जा रहे हैं, आपसे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। कौन सी रोड पे है वो? सर अब ये सीतापुर रोड की तरफ जा रहे हैं। सीतापुर के रोड पे लो। आगे से आप राइट ले लीजिए सर। यहाँ पे राइट लो, यहाँ पे राइट लो। अभी ये कहीं रुके हुए हैं।
सर आप पास तक पहुंच गए। लगता है वही है। चलो चलो जल्दी लो, जल्दी आगे लो। भाई अरे मैं क्या है? थाने में चल, बता दे तुझे क्या किया है। डालो इसको अंदर। चल कह रहा यार मेरे साथ ये तो। पायल, हम सब जानते हैं तुम्हारे देवेंद्र और प्रकाश यादव के मर्डर के बीच में क्या कनेक्शन है। अब सीधी तरह बताना शुरू करो, नहीं तो जो लेडी कांस्टेबल खड़ी है इसने बहुत दिनों से किसी की धुलाई नहीं की है। सर, मैंने जब देवेंद्र को अपने और प्रकाश यादव के रिलेशन के बारे में बताया तो वो बहुत गुस्से में था। उस आदमी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। उसने पायल का वीडियो बना के रखा था और आए दिन उसके साथ बलात्कार करता था। परेशान हो चुकी थी पायल उससे, इसलिए मैंने फैसला किया कि पायल को उस आदमी से मुक्ति दिलाऊंगा। सर, प्रकाश यादव हमेशा मेरा फ़ोन चेक किया करता था, इसलिए देवेंद्र ने मुझे एक नया फ़ोन और एक नया नंबर लाकर दिया था। प्रकाश यादव की जानकारी के बिना देवेंद्र और मैं एक दूसरे से उसी नंबर पर बात करते थे। मर्डर वाले दिन मैंने प्रकाश को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगी और अपने अंकल के साथ डील करने की ऑफ़र भी थी, जिसमें कि लड़की और पैसे दोनों ही थे। लड़की और पैसे प्रकाश की कमज़ोरी थे, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। ले लीजिए। चल रमेश, चलता हूँ। ठीक है प्रकाश भाई। वो आया, शराब खरीदी और गाड़ी में ही शराब पीनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे अंकल एक बार में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रास्ते में उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले और बाद में गाड़ी बाहर की तरफ मोड़ दी। लेकिन वो गाड़ी कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। नहीं सर, ज़रा गाड़ी रोकिए ना। क्यों? ज़रा आता हूँ। मैं भी आता हूँ। कौन है भाई? क्या है भाई? देवेंद्र, ये मार रहे मेरे को, क्यों मार रहे मेरे को? सर, उस जानवर को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि वो मेरे साथ बलात्कार करता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाई। आप ही बताइए सर, कौन लड़की एक बुढ़े की रखैल बनके उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहेगी? मैं भी चाहती थी कि एक हम उम्र लड़के के साथ शादी करके अपनी जिंदगी गुजारूं, लेकिन वो बुढ़ा मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता था। न ऑफिस में न घर में, हर जगह साए की तरह मेरा पीछा करता था। गलती से अगर किसी हम उम्र लड़के के साथ हंस लूं या बात कर लूं तो चिल्लाता था, गुस्सा करता था। वो मुझे जीने नहीं दे रहा था सर। प्यार में शारीरिक संबंध का होना अलग बात है सर, लेकिन बलात्कार। पायल, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, पर जो कुछ तुमने किया उसने तुम्हें भी कानून का मुजरिम बना दिया। कानून अपने हाथों में लेने से अच्छा यह होता कि तुम पुलिस से मदद लेती। पायल ने अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर जूही, रीमा, पायल, रुचिका और मिताली ने शुरू में ही प्रकाश यादव के खिलाफ आवाज उठाई होती, पुलिस को बताया होता, तो इतना बड़ा जुर्म नहीं होता। क्राइम पेट्रोल सभी दर्शकों से, खासकर काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों से ये अनुरोध करता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की पहली पहल पर ही अपने घर वालों, अपने ऑफिस के एंटी हैरेसमेंट सेल और पुलिस को सूचित करें, ताकि बात आगे बढ़ने की नौबत ही ना आए। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं, इसलिए डरिए मत, सोचिए मत, तुरंत सूचित कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। शेखर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, 4 बजे स्टेशन के पास मिलो। काम आज हो जाएगा ना शेखर? हाँ पूजा, काम हो जाएगा। पूजा एक लड़के के साथ नौकरी की तलाश में निकली थी और रात 11 बजे लखनऊ कानपुर हाईवे पर बुरी हालत में पाई गई। लेकिन उसकी ये हालत हुई कैसे?
कौन थी पूजा और कौन था शेखर, और आखिर पूजा के साथ हुआ क्या था? क्या हुआ भाई? कौन है ये लड़की? क्या मालूम इस तरफ से आई थी। लड़की जिंदा है, हालत बहुत खराब है, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे ये तो बहुत घायल लग रही है। इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कुछ गड़बड़। आजकल गुंडे बदमाश बहुत हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। शेखर कहाँ रह गया? कुछ बता के नहीं गया क्या? माँ जी तब से लगा रही हूँ, फोन में स्विच ऑफ आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। समझ में नहीं आ रहा, इतना देरी तो कभी नहीं करते। सर, लड़की का नाम पूजा है। हेलो, आप पूजा की माँ बोल रही हैं? साहब, साहब, हमारी पूजा का क्या हुआ है? आपको बतावत का ही नहीं है। इसे पहचानती हैं? ये मोबाइल तो हमारी पूजा का है। ये चप्पल, पूजा, ये दुपट्टा, ये पर्स, पर्स में पूजा का, और ये चश्मा। साहब ये चश्मा हमका नहीं पता। साहब हमरे पूजा का क्या हुआ है? आप शेखर को जानती हैं? नहीं साहब, शेखर का हमका नहीं पता। साहब आप कुछ छुपावत हो, बता हमारी बिटिया का क्या हुआ है? सर, लड़की के साथ रेप हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि गैंग रेप का मामला है। बहुत जख्मी हालत में है, बेसिक ट्रीटमेंट हमने कर दिया है। पूजा को अभी तक होश नहीं आया है। एक काम करो, घटनास्थल से जो भी चीजें बरामद हुई है सबकी अच्छे से जांच करवाओ। सर। और पूजा के फोन पे अंतिम कॉल किसी शेखर का आया था। इस शेखर का कच्चा चिट्ठा निकला और टेलीकॉम ऑपरेटर से। सर। और वो जो सेडेटिव मिली है, पता लगा कौन से मेडिकल स्टोर से खरीदी गई है। सर, पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर साहब, बयान लेना बहुत जरूरी है। प्लीज ले लीजिए। पूजा, आपके साथ ये सब किसने किया? शेखर ने। शेखर? हाँ, आगे बोलिए। शेखर ने। देखिए, पेशेंट की हालत खराब हो रही है, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। नर्स, इंजेक्शन। माँ जी, वो अभी तक घर नहीं आए हैं, पूरी रात बीत गई, लगता है पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। शेखर का है? हम तो खुद ही थाने आने वाले थे कंप्लेन लिखवाने, वो कल से घर ही नहीं आए हैं। देखिए, हमारे साथ कोई खेल मत खेलिए, फटाफट बताइए शेखर का है। अरे आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? क्या किया हमने बेटा ने? आपके शेखर ने रेप किया है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, वो ये सब नहीं कर सकते। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई मैडम, पूजा ने खुद बयान दिया है कि ये सब उसके साथ शेखर ने किया है।
आप उसका फोटो लेके आइए। आप पूजा को जानती हैं? पूजा? ये दवाई यहाँ से खरीदी गई थी, किसने बेची थी? सर ये किसी पूजा शर्मा ने ली थी। तुम थे उस टाइम यहाँ पे? सर उस वक्त तो बबलू और शेखर थे। सर मैं तो 3:30 बजे आया क्योंकि शेखर ने हाफ डे लिया हुआ था उस दिन। अभी कहाँ है शेखर? सर आज तो नहीं आया वो। ये नंबर देखो, ये है उसका नंबर। हाँ नंबर तो उसी का है। क्या हुआ सर? वो आए तो इन्फॉर्म करो। ओके सर। तुम यहाँ सिविल ड्रेस में तैनात रहना, नजर रखना, और तुम सर को इन्फॉर्म करो। ये है पूजा, ध्यान से देखिए। संभाल के आराम से। अरे क्या हुआ? हाँ? कौन है ये? अमिता, ये पूजा है। मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने आई थी। कह रही थी काम ढूंढने निकली और बात करते करते अचानक बेहोश हो गई, तो मैं इसे घर ले आया। ठीक हो? बेटा ये लो पानी पियो। लो। क्या हुआ बिटिया? इतनी परेशान काहे दिख रही हो? सवेरे से काम की तलाश में घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, धूप में बिना कुछ खाए पिए। चक्कर सा आ गया हमको। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, जो लड़की खुद ही बेहोश होकर गिरी पड़ रही थी, उसकी मदद के लिए हमारे पति काम धाम छोड़कर को यहाँ लिया है। वो उसके साथ ऐसा कर सकते हैं? अगर उनके मन में कोनो खोट होता तो हमारे पास पूजा को लेकर काहे आते? हर पत्नी अपने पति के बारे में ऐसा ही सोचती है, लेकिन गुनहगार तो हमारे आपके बीच में से ही कोई निकल के आता है ना। ये आपके पति का है? हाँ लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो एक पारिवारिक आदमी है, वो कोनो गलत काम कर ही नहीं सकते। बस वो एक बार हमारे हाथ लग जाए, क्या सही है क्या गलत है सब पता चल जाएगा। आप केवल इतना बताइए, कल वो 3:30 बजे अपना शॉप से निकला बाइक पे, आपको बताया? नहीं। मतलब उसने आपसे ये बात छुपाई? क्या इसके पहले भी कभी उसने हाफ डे लिया आपको बताए बिना? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम खुद ही उनका फोन लगा रहे हैं, संजय से स्विच ऑफ बता रहा है। हम भी ट्राई कर रहे हैं, स्विच ऑफ है। अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो अंडरग्राउंड क्यों है? उसके बाइक का नंबर दीजिए। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि शेखर को जब पूजा के साथ ये कांड करना था तो उसने पूजा को अपने घर वालों से क्यों मिलवाया? कहीं ऐसा करके वो पूजा का भरोसा तो नहीं जीतना चाह रहा था? सर ये भी तो हो सकता है कि पहले उसने ऐसा ना सोचा हो, बाद में उसकी नीयत में खोट आ गई और उसने मौके का फायदा उठा लिया। ये भी हो सकता है। फिलहाल एक काम करो, एक सादे कपड़े में कांस्टेबल घर के बाहर तैनात करो, मुझे पल पल की खबर चाहिए। यस सर। हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी है। प्लीज हमें निडर होकर बताइए। 4 लोग थे, बस शेखर याद है हमें। उसके साथ उसके 3 साथी भी थे, उनका चेहरा हमको याद नहीं। हमें नशे की दवाई पिला दी गई थी, फिर चारों ने बारी बारी हमारे साथ बलात्कार किया। जब हमने विरोध किया तो पूरी तरह मारा और पीटा। शेखर को आप कैसे जानती हैं? 4 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी शेखर से। उनके मेडिकल स्टोर पे हमारी नौकरी छूट गई थी, बहुत किल्लत हो गई थी पैसों की। छोटे भाई बहन की स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, माँ की तबीयत खराब रहती थी। हम दवाई लेने अक्सर उनकी मेडिकल स्टोर जाया करते थे। एक दिन पैसे कम पड़ गए, दवाई लेना भी जरूरी था। शेखर ने कहा दवाइयाँ ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। अब नौकरी तो थी ही नहीं, कहाँ से लौटाते उनको पैसे। पर शेखर ने कई बार मुफ्त में दवाइयाँ दे दी हमें। इससे इस बात का तो भरोसा हो गया कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और फिर एक दिन। हाँ हेलो पूजा। हाँ शेखर। अच्छा तुमको काम की जरूरत थी ना, तो एक अच्छा काम आया है। एक कपड़ों की दुकान खुल रही है, वहाँ सेल्स गर्ल्स की जरूरत है, तो
हम बोलेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, पूजा की रिपोर्ट जैसे ही आती है हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। हमें जल्द से जल्द रेपिस्ट को पकड़ना होगा। अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम बड़ी करनी होगी। फिलहाल एक काम करो, शेखर के घर पे जाओ, उसकी पत्नी से उसके दोस्तों की डिटेल्स निकलवाओ। कुछ भी करो, मुझे सारे रेपिस्ट हिरासत में चाहिए। यस सर। पूजा के विश्वास की हत्या हो चुकी थी। जिस शेखर पे उसने भरोसा किया था, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। शेखर का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने शेखर और उसके तीनों साथियों को ढूंढने के लिए छानबीन और तेज कर दी। पूजा ने बयान दे दिया है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। नहीं, वो गलत बयान दे रही है। हमारे पति एक जिम्मेदार इंसान है, उनकी संगत बुरी हो ही नहीं सकती। जल्दी ये सब पता चल जाएगा। पहले उनके दोस्तों के नाम और नंबर दीजिए। विजय। जी सर। अरे सर मैंने क्या किया? अरे सर मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया सर, माफ कर दिया सर। आपने यकीन कीजिए साहब, आपने कुछ नहीं किया साहब, यकीन कीजिए साहब। साहब हम सच कह रहे हैं, उस रात नहीं थे वहाँ। ऐसे नहीं बकोगे तुम लोग, सच बुलवाना आता है हमें। गुप्ता, इन तीनों के स्पर्म टेस्ट के लिए भिजवाओ। सर। ये फोटो गौर से देखो, इन दोनों को कभी देखा है? जी साहब देखा है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ से लस्सी पी के गए। केवल ये दोनों थे कि इनके साथ इनके दोस्त भी थे? नहीं साहब, ये दोनों अकेले थे। पक्का? जी साहब। लगता है शेखर ने पूजा के लस्सी में ड्रग यहाँ मिलाया और उसके बाकी दोस्तों ने वहाँ वारदात की जगह पे उसको ज्वाइन किया। हाँ गुप्ता। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए उसका फोन ऑन हुआ था। इसके पहले कि वो शहर छोड़ के भाग जाए, धाड़ दबोचो उसको। सर, तेज चलाओ। शेखर का मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया। शेखर जहां काम करता था, जहां रहता था, जहां पूजा को लेकर गया था, पुलिस उन सभी इलाकों का चप्पा चप्पा छान रही थी। शेखर के 3 दोस्त पुलिस हिरासत में थे, लेकिन शेखर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था, बल्कि उसे पकड़ पाना और मुश्किल होता जा रहा था। पुलिस ने शेखर के मोबाइल को ट्रैक किया, लेकिन उसका मोबाइल हर बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। साहब, हमारे पति 3 दिन से गायब हैं। हमारी बात मानिए साहब। वो गायब नहीं है, अंडरग्राउंड है। अरे साहब ऐसा नहीं है साहब, वो पारिवारिक आदमी है और उनके तीनों दोस्त भी बहुत अच्छे इंसान है साहब। आप हम पे विश्वास कीजिए साहब। साहब हमारे पति के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है साहब। साहब उनको ढूंढने में मदद करिए साहब, उनके साथ कोनो एक्सीडेंट हो गया। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। केवल एक बार अपने आप को उस लड़की की जगह पे रख के देखिए जिसके साथ गैंगरेप हुआ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है।
नमस्ते। हम शेखर की पत्नी हैं। कहाँ आई हो यहाँ? हमारी बिटिया का तमाशा देखने आई हूँ। तुम्हारा पति इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। देखो हमारी बिटिया का क्या हाल किया है। अरे कैसे रहा था उनके साथ? देखो मेरे बिटिया को, देखो। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर पूजा की टेस्ट रिपोर्ट में 4 अलग अलग डीएनए पाए गए और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वही ड्रग मिला है सर जिसकी फॉइल हमें मिली थी सेडेटिव की। लेकिन सर शेखर के तीनों दोस्तों के स्पर्म सैंपल मैच नहीं हुए जो पूजा के शरीर में पाए गए थे। तो फिर वे 3 लोग कौन हैं जिनके साथ मिलकर शेखर ने यह गैंगरेप किया? अरे बहू, हम मानत हैं वो लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। शेखर को हम पैदा किए हैं, उसका स्वभाव जानत है, वो इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकत। पूजा की हालत देखकर नम्रता सदमे में थी और दूसरी तरफ पुलिस हैरान थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में शेखर के तीनों दोस्तों का डीएनए मैच नहीं हुआ था। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि शेखर के ये 3 नए दोस्त आखिर हैं कौन। क्या वो वाकई किसी बुरी संगत में था? अजीब दुविधा थी। ना तो शेखर का कुछ पता चल रहा था और ना ही इस केस से जुड़ी कोई और कड़ी सामने आ रही थी। 3 दिन बीत गए और फिर अचानक शेखर, कहाँ था तू इतने दिन? आप आ गए? कहाँ चले गए थे? 3 दिन से कुछ अता पता नहीं है। यहाँ कितना हंगामा हो गया है। हम कितना परेशान हो गए थे। कहाँ गायब थे? और फोन का स्विच ऑफ था। अरे फोन तो हमारे पास ही था। अरे कहाँ लगा? अरे इसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं पूजा के साथ इस रेप कांड में तुम्हारे साथ तुम्हारे 3 और साथी शामिल हैं। तीनों का नाम चाहिए मुझे। हमने कुछ नहीं किया, बात मानिए हमारी। देख, छुपा के कोई फायदा नहीं। पूजा हमें अपने बयान में सब कुछ बता चुकी है। इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए तेरे पतीसी झाड़ू में साफ साफ बोल दो। सर हमने कुछ नहीं किया है, हमने किसी का रेप भी नहीं किया। और जब रेप नहीं किया तो ऐसे किसी का नाम कैसे दे दूं मैं आपको? बेटा शेखर, ज्यादा भोला मत बन। तुम्हारे भोलेपन की कहानी हम पूजा से सुन चुके हैं। हाँ शेखर। अच्छा तुमको काम की जरूरत थी ना? एक अच्छा काम आया है, एक कपड़ों की दुकान खुल रही है। तो लड़की को नौकरी देने का लालच देकर तुमने उसे नजदीकियां बढ़ाई? नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले फोन उसी ने किया था हमको। झूठ, बिल्कुल झूठ। पूजा तुम्हें फोन नहीं करती थी बल्कि तुम पूजा को बार बार फोन करते थे और उस दिन भी तूने ही पूजा को फोन किया था। अच्छा सुनो, 4 बजे चारबाग स्टेशन के पास मिलो। काम आज हो जाएगा ना शेखर? हाँ पूजा, काम हो जाएगा। हाँ साहब, मेरी बात हुई थी पूजा से उस दिन, लेकिन पूजा नहीं कहा था वो हमारे साथ आना चाहती है नौकरी के लिए। हम तो नौकरी ढूंढने जा रहे थे लेकिन शेखर का फोन आया कि अकेले मत जाओ, हमने हाफ डे ले लिया है, साथ चलेंगे। बहुत प्यास लगी थी पूजा को साहब, उसने ढाबे पे रुकने के लिए कहा हमको, तो हम ढाबे पे लस्सी पीने के लिए रुक गए। लस्सी पीने के बाद थोड़ा चक्कर सा आने लगा, फिर कुछ याद नहीं। मतलब उसके बाद हमको याद नहीं कि क्या हुआ हमारे साथ। और जब आँख खुली तो 3 दिन बीत चुके थे। सब हमको किसी ने अगवा कर लिया था। तो क्या अरबपति है? तुम्हारा अगवा कोई क्यों करेगा? और फिरौती के लिए तो कोई कॉल नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कोई बेहोश आदमी उड़ते फिरता क्या यहाँ से वहाँ? तुम पूरे होशो हवास में थे, इसलिए तुम्हारा मोबाइल अलग अलग लोकेशन पे ऑन और ऑफ हो रहा था। अब ये मत कह देना कि तुम्हारा मोबाइल भी चोरी हो गया था, क्योंकि जब तुम घर पे आए तुम्हारे पास मोबाइल था। और तुम किडनैप हुए थे या तुम्हारा ड्रामा था ये तो हम पता लगा ही लेंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि तुमने और तुम्हारे साथियों ने रेप के पहले पूजा को जो ड्रग दिया था उसकी डिटेल हमें मेडिकल स्टोर से मिल चुकी है। साहब किस ड्रग्स की बात कर रहे हैं? हाँ ये सच है कि पूजा मेरे मेडिकल स्टोर पे दवा लेने आती थी, लेकिन वो डिप्रेशन की दवा लेने आती थी और उसके बाद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी होती थी। झूठ, फिर एक झूठ। हमने पूजा की मेडिकल हिस्ट्री चेक की है और पूजा का खुद ये कहना है हमने कभी दवाइयाँ नहीं ली। सेडेटिव बोल रहे हैं ना आप?
हम तो अक्सर बुखार की या सर दर्द की दवाइयाँ लेने जाते थे माँ के लिए। ये सब शेखर की प्लानिंग है सर। वही बार बार फोन करके हमको वहाँ बुलाया करता था। पूजा खुद हमसे बात करना चाहती थी, हमको बार बार मिस कॉल मारती थी और उसकी तंगी को देख के हम कॉल बैक कर लेते थे साहब उसको। और जब भी हम उसको कॉल बैक करते थे हमसे डिप्रेशन वाली ही बातें करती थी। हम कोशिश करते थे साहब हम उसकी मदद करते ताकि वो डिप्रेशन से निकल जाए। वो मेरी बहन जैसी थी साहब। क्या बताएं शेखर, घर में रुपया पैसा है ही नहीं, खाने तक का इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है। घर में कोई बड़ा भी नहीं है जो सहारा दे दे। कभी कभी तो मन करता है अपनी जान ही दे दे। कैसी कुछ दिलोली बात कर रही हो तुम? घर में कोई सहारा देने वाला नहीं है तो हिम्मत हार जाओगी। हम है ना, हमको बनाओ अपना बड़ा भाई। देखो पूजा, जैसे अच्छे दिन नहीं टिकते ना तो वैसे बुरे दिन भी चले जाते हैं। एक काम करो, ये रखो तुम। अरे रखो, बड़े भाई हम तुम्हारे, और कभी भी जरूरत पड़े हमको याद करना, ठीक है? उसने हमदर्दी दिखाकर अपने जाल में फांस लिया हमें। फिर मौका देखकर गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। साहब अब खुद सोचिए, अगर हमने रेप किया होता तो हम घर वापस क्यों आते? हमने आपको पकड़वाने। तुम घर वापस इसलिए आए ताकि तुम पे किसी का शक न जाए। बड़े ही शातिर आदमी हो तुम, और 3 दिन तक तुम छुपे हुए रहे ताकि तुम एक्सक्यूजें जमा कर सको। कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, तीनों साथियों के नाम बता दो मुझे। सर अब 1000 बार पूछेंगे तो हमारा एक ही जवाब होगा, हमने रेप नहीं किया। नहीं किया मतलब नहीं किया है। इसके स्पर्म का टेस्ट करवाओ। सर। तू बचेगा नहीं। ये क्या हो गया जी? पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये सामूहिक बलात्कार का मामला है, और वो टीवी वाले भी चिल्ला चिल्ला कर ये सब बता रहे हैं। सब झूठ है नम्मो, चाहे पुलिस वाले कुछ भी कहें या ये टीवी वाले कुछ भी कहें, पर हमने कुछ नहीं किया है, हम बेकसूर हैं। वही तो, हम 10 साल से आपके साथ हैं, आंख मूंद का विश्वास करते हैं। क्या हो गया जी? पूजा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हम तो मदद करना चाहते थे उसकी परेशान देखकर। अब कोई हम पे बलात्कार का इल्जाम लगाएगा तो हम मान थोड़ी ना लेंगे, और जो हमने रेप किया ही नहीं है ना तो कुछ भी साबित नहीं हो सकता। हमारा विश्वास करो। सर शेखर की रिपोर्ट आ गई। पूजा की बॉडी मिले सैंपल से शेखर का सैंपल मैच हो गया सर। चार्जशीट फाइल हुई, केस चला और सारे सबूत शेखर के खिलाफ पेश हुए। पुलिस हैरान हो रही थी कि ये शेखर कैसा इंसान है। सारे सबूत मिलने के बाद भी एक ही रट लगा रहा है कि वो बेकसूर है। शेखर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन उसके वो 3 दोस्त जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनकी रिपोर्ट मैच नहीं हुई, और मीडिया के दबाव में पुलिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। सर मीडिया ने नाक में दम कर रखा है। लेकिन उनका सवाल भी जायज है गुप्ता। हाँ सर, मेन रेपिस्ट को पकड़ लेने के बाद भी उसके बाकी तीनों साथी तक हम अभी भी नहीं पहुंच पाए। जबकि सर शेखर और पूजा दोनों साथ में उस लस्सी वाले ढाबे पहुंचे थे, दोनों ने साथ में लस्सी पी। यहाँ तक सर दोनों साथ में थे। उसके बाद शेखर पूजा को बाइक पर बिठाकर ऑफ रूट से उस जंगल में लेके गया जहाँ पर पूजा का रेप हुआ। लेकिन सर शेखर का कहना यह है कि लस्सी पीने के बाद उसको चक्कर आया और उसको कुछ याद ही नहीं रहा, और 3 दिन बाद जब उसको होश आया तो उसने खुद को लकड़े के कारखाने में पाया। जबकि सर लकड़े का कारखाना तो रेप वाली जगह से बिल्कुल अपोजिट साइड में। सर इसका मतलब शेखर पक्का झूठ बोल रहा है। हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि शेखर और उसके तीनों साथियों का कोई ना कोई मददगार हो इस एरिया में, क्योंकि 3 दिन तक छुपे रहना बिना किसी के हेल्प के बाइक छुपाना पॉसिबल ही नहीं है। एनीवेज, हम तो जा ही रहे हैं उस एरिया में बारीकी से छानबीन करने। देखते हैं शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। पूजा और शेखर ने लस्सी यहाँ पी थी। यहाँ से हम दोनों 2 डायरेक्शन में जाएंगे। मैं जाऊंगा इधर क्राइम स्पॉट की ओर, और तुम जाओगे इधर, क्योंकि शेखर ने इधर ही खुद को होश में आने के बाद पड़ा हुआ पाया था। ओके सर, तुम दोनों मेरे साथ आओ। चलो।
ये सब्जी का ठेला रोज यहाँ नहीं लगाते हो क्या? पिछले 15 दिन से दिखाई नहीं दिए। साहब बहुत चोट आ गया था, यही मारे 10-15 दिन आए नहीं हम। अच्छा, 15 दिन पहले मंगलवार को कुछ गड़बड़ हुआ था क्या? 3 बदमाश को ढूंढ रहे हैं। गड़बड़? हाँ साहब, बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ था। देख नहीं रहे, सब थोड़ा थोड़ा के बैठे हैं, सब पी पाक के गाड़ी चलाते हैं। अब उस सफेद वाली वैन को देख लो। सब नुकसान कर गया। देखी खिड़की टूटी थी, पता नहीं कौन जल्दी में रहा, ठोक के चला गया हमको। हमारा ठिलिया भी तोड़ गया और हमारा सब्जी का सारा नुकसान करके चला गया साहब। यही मारे हम कई दिन दिखाई नहीं दिए। और कुछ? और हाँ साहब, उस सफेद वाली वैन के पीछे चद्दर में कुछ रखा हुआ था। अच्छा, उस गाड़ी का नंबर याद है तुम? साहब, गाड़ी का नंबर प्लेट टूटा हुआ था और आखिरी का 2 नंबर याद है, 8 और 9। सफेद कार, टूटी हुई नंबर प्लेट, बेतहाशा भाग रहे थे, सब्जी वाले के ठेले को उड़ाया। इतनी कहानी तो हमें पता है, तो सिर्फ इतना बता दे तुम्हारे साथ था कौन कौन? साहब आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी गाड़ी, कौन से साथी? सर वो सफेद कार मिल गई है, उसके मालिक का भी पता चल गया है। उसका नाम आकाश है और आकाश ने वो गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी थी। ये गाड़ी किसका है? वो साहब उसका। सब उनका नाम है साहब, करण और श्रीकांत साहब, सब 4 बार बच चुके हैं साहब। शेखर का जिस प्लान से किया हुआ था, हम तो बस बहकावे में आ गए थे साहब। लेके चलो इसे। साहब ये सब शेखर की प्लानिंग थी साहब, उसी के कहने पे हम लोगों ने किया साहब। तुम्हारे तीनों साथी अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। अब यह साफ हो गया है कि तुम चारों ने मिलकर ही रेप किया था। उनके स्पर्म सैंपल और डीएनए मैच कर गए। तुम्हारा तो पहले ही मैच कर गया था। अब सीधे सीधे अपना गुनाह कबूल कर। साहब ये हमारे साथ सरासर गलत हो रहा है। जब हमने कोई गुनाह किया नहीं तो फिर हम कैसे कबूले? हम तुमसे कभी मिले भी नहीं, हमको जानते तक नहीं है साहब। मुझे उन तीनों रेपिस्ट का कॉल रिकॉर्ड चाहिए। सर एक बहुत ही अजीब बात पता चली है। हमने उन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, लेकिन शेखर की उनसे कभी कोई बात ही नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि उनकी आपस में बातचीत नहीं हुई तो फिर गैंगरेप को प्लान कैसे किया? सर एक और बात मालूम पड़ी है। एक कॉमन नंबर पर उन तीनों की बहुत बार बात हुई है, रेप वाले दिन भी, और ये नंबर किसी प्रकाश बंसल का है। कौन है ये प्रकाश बंसल? सर ये प्रकाश बंसल की केस हिस्ट्री भी बहुत अजीब है। कानपुर में 2014 में हुए एक मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। इस वक्त वो जमानत पे है, लेकिन उसका साथी बंसी अभी भी जेल में है। और सर इंपॉर्टेंट खबर यह है कि उस मर्डर केस का चश्मदीद गवाह शेखर रह चुका है। What? शेखर आई विटनेस है? यस सर। और ये बात हमसे अब तक छुपी रही? सर ये फाइल हमें कानपुर पुलिस से मिली है। सर केस की फाइल और शेखर के बयान के मुताबिक 5 मई 2014 को उस पेट्रोल पंप पे शेखर पेट्रोल भरवा रहा था। उसी वक्त बंसल और उसके साथी बंसी ने सीताराम नाम के आदमी का मर्डर कर दिया, और ये मर्डर होते हुए शेखर ने देख लिया था। अरे भैया कौन है? अरे कौन है का? भाई जी अम्मा कसम गलती हो गई, आइंदा कभी नहीं करेगा भाई जी। भाई जी नहीं करेगा भाई जी। साले
हमारी कंप्लेंट करेगा तू? भाई जी गलती हो गई मुझसे। इतना बड़ा आदमी हो गया, तेल में मिलावट करते हैं। भाई जी मैं तो खत्म कर दो इसे, ये बर्बाद कर देगा हम लोग को। पुलिस में कंप्लेंट करेगा तू? कंप्लेंट करेगा। शेखर इस मर्डर का चश्मदीद गवाह बन गया और ये दोनों आरोपी अरेस्ट भी हुए। लेकिन सर बाद में बंसल जमानत पर रिहा हो गया। सर हमने जब बंसल के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो ये मालूम पड़ा कि बंसल और पूजा पिछले 5 महीने से टच में है, जबकि शेखर और पूजा सर 4 महीने से टच में है। मामला अब समझ में आ रहा है। उन 3 लोगों को जो हमने पकड़ा है ना, चलो उनकी खातिरदारी करते हैं। सर गलती हो गई साहब गलती हो गई। साहब शेखर के बहकावे में आ गए रे साहब, हमारी मत मारिए मत साहब, मारिए उसे, बता दे सब कुछ सच बता दे साहब। दीदी अब क्या हम लोग लखनऊ कभी वापस नहीं आएंगे? क्या करेंगे यहाँ पर आकर? सब कुछ तो लूट लिया इस लखनऊ ने, हंसी खुशी सुख चैन इज्जत सब कुछ। लेकिन हम मुंबई जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? काम क्या करोगी आप? हमको वहां पर एक काम मिल गया है। पूजा, केस से रिलेटेड कुछ जानकारी मिली है हमें, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? बात क्या है? कोई हमें बताता क्यों नहीं? बता देंगे बंसल जी, मैडम को तो आ जाने दीजिए। बैठो। आप इनको जानते हैं? जी नहीं। पूजा, आप इनको जानती हो? नहीं सर। सर ये दोनों तो दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन हम कुछ जानते हैं। ये रहे आपके कॉल रिकॉर्ड्स और ये रहे आपके कॉल रिकॉर्ड्स। आप दोनों पिछले 5 महीने से एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे तीनों लड़के जिनके स्पर्म सैंपल पूजा की रिपोर्ट से मैच हुए हैं, आप उनसे पिछले 4 महीने से टच में हो। और ये है हमारे लिए हुकुम का इक्का, आपके कानपुर मर्डर केस की हिस्ट्री फाइल। वही सीताराम मर्डर केस। इस केस में शेखर, जी हाँ वही शेखर जिसने पूजा के बयान के हिसाब से पूजा के साथ बलात्कार किया है, इस केस में आई विटनेस है। और ये क्या है पता है? ब्लैंक पेपर। इसमें अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें अब हम वो सच लिखेंगे जो तुम हमें बताओगे और अभी बताओगे। बको। सर हम बहुत परेशान थे, क्या करें कैसे करें कि शेखर हमारे रास्ते से हट जाए। उसके चश्मदीद गवाह होने के चलते हमारा जेल जाना तय था। हमने सोचा कि शेखर को अगर किसी और केस में फंसा दिया जाए तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा। गवाह होने के चलते वो अपराधी साबित होगा। अगर उस पर रेप का केस साबित हो गया तो उसका बच निकलना नामुमकिन होगा। लेकिन समस्या ये थी कि इस काम के लिए लड़की कहां से मिले जो अपनी जरूरतों के लिए हमारे लिए काम करती। बंसी पूजा को जानता था, वो इसके टच में था और इसकी बदहाली उससे छिपी नहीं थी। इसीलिए हम अपना प्रस्ताव लेकर पूजा के पास गए। देखो पूजा, बंसी से मुझे तुम्हारे हालात के बारे में पता चल चुका है। तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। तुम्हें अपनी माँ का ऑपरेशन भी करवाना है और अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल भी भेजना है। कैसे करोगी इतना सब कुछ?
इसीलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम देंगे तुम्हें पैसे, लेकिन बदले में हमारा एक काम करना होगा तुम्हें। कैसा काम? एक लड़का है शेखर, उसे एक मामले में फंसाना है। देखिए, हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, पैसा जल्दी और ज्यादा कमाना है तो उसके लिए रास्ता भी टेढ़ा ही चुनना पड़ता है। हमारी बात मानो, शेखर को फ्रेम करो। लेकिन कैसे? तुम्हारा रेप होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहे हैं हम। इसके लिए तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे और इसके बाद तुम्हें पुलिस में जाके कहना होगा कि शेखर और उसके दोस्तों ने तुम्हारे साथ रेप किया है। शेखर और उसके दोस्त? मतलब तुम्हारा गैंग रेप होगा। 3 लोग होंगे, वो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। एकदम असली लगना चाहिए, चोट के निशान भी असली। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। गैंग रेप? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इसके तुम्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे। शेखर को फंसाने के 5 लाख और 3 बार रेप के अलग अलग 5-5 लाख रुपए, और हॉस्पिटल का खर्चा अलग मिलेगा। लेकिन गैंग रेप ही क्यों? गैंग रेप इसलिए ताकि ये मामला इतना बड़ा हो जाए कि कोई हमारे केस को इस केस से जोड़कर ही ना देख पाए, और ये शेखर नाम का कांटा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। लोग इसकी बात का विश्वास करें। प्लान के मुताबिक पूजा ने शेखर की हमदर्दी बटोर ली थी, जो कि उसको फ्रेम करने के लिए जरूरी था। और फिर तुमने पूजा को डॉक्टर की फॉल्स स्लिप दी जिसमें ये सेडेटिव सजेस्ट की गई थी, और उसके बाद पूजा ये सेडेटिव शेखर की दुकान से खरीदने लगी ताकि शेखर फंस जाए और पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। और तुम्हारे ही कहने पे उस दिन ढाबे पे पूजा ने शेखर की लस्सी में सेडेटिव मिलाई। भैया 2 लस्सी देना। हम जरा हाथ धुल के आते हैं। जब शेखर बेहोश हो गया तो हमारे कुछ आदमियों ने उसे एक चादर में लपेटा और सफ़ेद कार में डाल दिया। उसे हम एक सेफ जगह ले गए और हमने 3 दिन उसे वहाँ रखा। हमारे एक आदमी ने उसकी बाइक उठा ली ताकि किसी को कोई सुराग न मिले, और वो सेडेटिव पूजा को भी दी गई ताकि ये उन लोगों के चेहरे न पहचान सके जिन्होंने इसके साथ रेप किया था। गैंग रेप के बाद आकाश ने हमें इन्फॉर्म किया। हम हाईवे से सिर्फ इसलिए गुजर रहे थे ताकि हम ये देख सकें कि पूजा को ठीक से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है या नहीं, और हमारे आदमियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, और हमारे आदमी शेखर का फ़ोन लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे ताकि पुलिस को डाइवर्ट कर सके। लेकिन एक बात अभी भी क्लियर नहीं हुई, जब शेखर ने कुछ किया ही नहीं तो उसके सैंपल मैच कैसे हो? बेल पे बाहर आने के बाद मैं शेखर की हिस्ट्री ज्योग्राफी खंगाल रहा था कि कोई तो ऐसी कमज़ोर कड़ी होगी जिससे मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं। हमें पता चला कि शेखर की पत्नी का IVF ट्रीटमेंट चल रहा है। पहली बार की कोशिश में वो नाकाम रहे और दूसरी बार की कोशिश के लिए वो ट्राई कर रहे थे, और हमने वहाँ के कंपाउंडर को पैसे खिलाए ताकि शेखर का स्पर्म हासिल कर सके, और उसके बाद हमारे 3 आदमियों को हमने पूजा मामले को सेट करने को बोल दिया। शेखर बेकसूर साबित हुआ, बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में शेखर ने चश्मदीद गवाह के रूप में बंसी और बंसल के खिलाफ अपना बयान दिया और उन दोनों को
सीताराम की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। पूजा को भी गिरफ्तार किया गया और उसे षड्यंत्र और पुलिस को गुमराह करने के लिए बुक किया गया। पूजा चाहती थी कि वो कुछ पैसा बना ले ताकि वो अपने भाई बहन और अपनी मां को एक बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन क्या यह सही रास्ता था पैसा कमाने के लिए, जहां उसे अपना बलात्कार करवाना पड़ा और एक निर्दोष को फंसाकर उसे गुनहगार साबित करना पड़ा। पर अब इस शॉर्टकट की कोशिश में पूजा एक ऐसी जगह आ खड़ी हुई थी जहां उसके लिए सिर्फ अफसोस किया जा सकता था। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जो कानून औरतों को मजबूत करने के लिए बना है, पूजा उसी कानून का दुरुपयोग कर रही थी। ये एक बेहद शर्मनाक वाकया है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।